थोड़ी थोड़ी 5 बार करो और यहाँ से मांगो, यहाँ धागा है ना, धागा यहाँ से। इस वीडियो में जो लोग हैं उनका नाम है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। इनकी शादी 11 मई 2025 को होती है। दोनों बहुत ही खुश थे और शादी के लगभग 9 दिन के बाद यानी कि 20 तारीख को वो दोनों अपने हनीमून ट्रिप पे निकलते हैं। लेकिन उनके शादी के सिर्फ 12 दिन के बाद ही उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। 20 तारीख को राजा और सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट में लैंड करते हैं। फिर वो दोनों कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कामाख्या देवी मंदिर आसाम में है। आसाम में 1 से 2 दिन घूमने के बाद 22 तारीख को राजा और सोनम शिलोंग में पहुंच जाते हैं। वहां पे एक लोकल रेंटल एजेंसी से वो लोग एक स्कूटी रेंट करते हैं और उसी स्कूटी से वो लोग आसपास के कुछ जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और अगले दिन यानी कि 23 तारीख की सुबह 5:30 बजे वो लोग अपने होटल से चेकआउट कर लेते हैं। वो लोग अपने लगेज बैग स्कूटी में कैरी करके नहीं घूम सकते थे, इसलिए उनके पास जितना भी कीमती सामान था उसको एक बैग में पैक करते हैं और अपने लगेज बैग को उसी होटल के रिसेप्शन में रख देते हैं। उस दिन सोनम का फास्टिंग था, इसलिए वो लोग एक दुकान से कुछ फ्रूट्स खरीद के खाते हैं और कॉफी पीते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से ओसरा हिल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे पहुँचने के बाद लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच सोनम अपनी सासू माँ के साथ फोन पर बात करती है। हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। इसी कॉल रिकॉर्डिंग से ही पता चलता है कि राजा और सोनम नीचे जाकर जहाँ उनको घूमना था वो ऑलरेडी घूम चुके थे और 1:30 बजे के आसपास वो लोग अपने स्कूटी के पास वापस आ रहे थे। ये राजा और सोनम का आखिरी कॉल होता है। ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? क्योंकि 147 को जब राजा के बड़े भाई सोनम को कॉल करते हैं तो सोनम का फोन रिंग होता रहता है लेकिन कोई रिसीव नहीं करता है। राजा की फैमिली पूरे दिन उन दोनों के फोन को ट्राई करती है लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता है। राजा का फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन 24 तारीख को सोनम का फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब उन दोनों के साथ जो भी हुआ है वो 120 से लेकर 147 के बीच में हुआ है। राजा के फैमिली को लगने लगता है कि वो दोनों किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसलिए राजा के बड़े भाई बिपिन तुरंत ही शिलोंग में पहुंचते हैं और उस होटल में जाते हैं जहाँ पर वो लोग स्टे कर रहे थे। वहीं से उनको पता चलता है कि 23 तारीख की सुबह 5:30 बजे राजा और सोनम उस होटल से चेकआउट कर लिए थे और उनका लगेज बैग वहीं पे था। तब से कोई भी इस बैग को रिसीव करने नहीं आया। ये सुनते ही बिपिन श्योर हो जाते हैं कि राजा और सोनम जरूर किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन दोनों से आखिरी बार बात हुए 1 दिन से ऊपर हो चुका था। ऊपर से पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ दिनों से बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इवन काफी सारी जगह में बाढ़ आ चुका है और लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे सिचुएशन में अगर जल्दी से जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया तो उनका मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिपिन ईस्ट काशी हिल्स के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इवन दो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए राजा के फैमिली मेंबर्स खुद से ही उनका पता लगाने का ट्राई करते हैं। राजा और सोनम दोनों ही उनके फैमिली मेंबर्स को उनके ट्रिप्स के फोटोज और वीडियोस भेज रहे थे। उन्हीं को देखकर उनकी फैमिली क्लू ढूंढना शुरू करती है जिससे उन दोनों को ढूंढने में हेल्प हो सके। उनमें से एक फोटो में राजा और सोनम के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था। उसी पोस्टर की हेल्प से ही राजा के बड़े भाई उस स्कूटी वाले तक पहुंचते हैं जिसने राजा को स्कूटी रेंट पे दिया था। वो ये बताता है कि उसने जो स्कूटी राजा को दिया था उस स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, जिससे उस स्कूटी का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। और जब वो लोग स्कूटी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वही स्कूटी एक जगह पे प्रॉपर्ली पार्क किया हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उस स्कूटी में चाबी लगा हुआ था, जो कि एक अजीब बात है। और जब आप स्कूटी रेंट करते हैं तो उसके साथ आपको हेलमेट भी मिलता है, लेकिन उस स्कूटी का हेलमेट वहाँ से मिसिंग था। अभी भी पुलिस इस केस को इतनी सीरियसली नहीं लेती है और अपनी रूटीन इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करती है। जब इस केस के बारे में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और एमपीज बात करना शुरू करते हैं, तभी जाकर सर्च ऑपरेशन तेजी पकड़ती है। बट खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में भी वहाँ के लोकल्स राजा और सोनम को ढूंढने के लिए आगे आते हैं। लगभग 50 रेस्क्यू टीम बनाई जाती है, जिसमें लोकल्स के साथ साथ पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और कुछ एनजीओस मिलकर
सर्च ऑपरेशन को जारी रखते हैं। जहां लोग नहीं जा सकते वहां ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर की हेल्प से दोनों को ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब तक 10 दिन बीत चुके थे। ऊपर से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 जून यानी कि राजा और सोनम के गुम होने के 10 दिन बाद जहां पर उनको स्कूटी मिली थी उससे 25 किलोमीटर दूर एक बॉडी मिलती है। उसके हाथ में एक टैटू था जिसमें राजा लिखा हुआ था। और जब राजा के बड़े भाई बिपिन को बॉडी आइडेंटिफाई करने बुलाया जाता है तो वो ये कंफर्म करते हैं कि वो बॉडी राजा की है। सबका जो डर था वो सच हो जाता है। राजा की फैमिली ने ये बताया कि राजा जब घर से निकला था तब उनके गले में सोने का चेन, हाथ में उन्होंने 2 वेडिंग रिंग्स और एक डायमंड का ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। इन सब का कीमत लगभग 10 लाख था। बट पुलिस को अभी तक एक व्हाइट कलर का लेडीज शर्ट, एक टैबलेट का पैकेट, वीवो मोबाइल का टूटा हुआ LCD स्क्रीन और राजा के हाथ से उसका स्मार्ट वॉच मिला है। और बॉडी से कुछ दूरी पर एक रेड कलर का रेनकोट भी मिलता है जो सोनम इस CCTV फुटेज में पहनी हुई है। लेकिन कोई भी सोने का चेन या रिंग नहीं मिलता है। तुरंत ही राजा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब उसका रिपोर्ट आता है तो ये केस बिल्कुल ही पलट जाता है। पता चलता है कि राजा के बॉडी में काफी सारे चोट के निशान हैं जो किसी धारदार हथियार से हमला करने से हुआ है। इससे क्लियर हो जाता है कि उसको किसी ने मार कर खाई में फेंक दिया था। वो हथियार भी पुलिस बरामद कर चुकी है। जब इसे जांच किया जाता है तो पता चलता है कि ये बिल्कुल ही नया है, जैसे राजा को मारने के लिए ये खरीदा गया हो। जो स्कूटी मिलती है वो प्रॉपरली एक जगह पर पार्क किया हुआ था। उसमें कोई स्क्रैच मार्क्स भी नहीं था, जिससे ये पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट स्कूटी में नहीं हुआ है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस स्कूटी में चाबी लगा हुआ था और उसका हेलमेट मिसिंग था। स्कूटी से थोड़ी दूर पर ही राजा और सोनम के वही बैग्स मिलते हैं जो वो अपने साथ लेकर आए थे और वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर राजा की बॉडी मिलती है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब राजा को मारने के बाद कातिल ने स्कूटी को सुहरा रिम के पास लाकर पार्क किया होगा और स्कूटी वहाँ पर पार्क करने के बाद उसी ने ही गाड़ी में चाबी छोड़ दिया होगा, क्योंकि ये एक रेंटेड स्कूटी था। फिर उसने वो बैग भी वहीं पर फेंक दिया होगा सो दैट सर्च ऑपरेशन उसी एरिया के आसपास हो और राजा की बॉडी मिलने में लेट हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये इंसिडेंट हुए 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके थे, लेकिन सोनम तब भी मिसिंग थी। तो क्या राजा को मारने के बाद किसी ने उसको किडनैप कर लिया था? एक और हैरान करने वाली बात यह है कि वो जगह पिछले 1 साल से टूरिस्ट के लिए बंद है, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है और वहाँ पे सेक्शन 144 लगा हुआ है। इवन लास्ट के 1 महीने से मेघालय के काफी सारी जगह में नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है। इसलिए सवाल ये है कि वो दोनों उस एरिया में कर क्या रहे थे। ये CCTV फुटेज जो कि 22 तारीख का है, उसमें दिखता है कि सोनम लगातार किसी को मैसेज कर रही थी और जब वो पीछे घूमकर देखती है तो एक रेड कलर की कार वहाँ पर आती है जो कि बहुत ही डाउटफुल था। इवन सोनम जब अपनी सासू माँ को कॉल करती है तब राजा का कहीं से भी आवाज नहीं आ रहा था और जैसे सोनम बोल रही थी कि वो लोग चढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि कॉल करते टाइम वो लोग नीचे थे, लेकिन नीचे मोबाइल का नेटवर्क उतने अच्छे से आता नहीं है तो टेक्निकली उसका वॉइस ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं देता है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक ही इंसान दे सकती थी, वो थी खुद सोनम रघुवंशी। इसलिए पुलिस उसको ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। पुलिस हर CCTV फुटेज को चेक करती है। वो हर एक गाइड के पास जाते हैं जो भी उस दिन वहाँ पे वर्क कर रहे थे। तभी उन्हें एक गाइड बताता है कि उस दिन राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ 3 और लोग थे। अब वो 3 लोग कौन थे ये किसी को भी मालूम नहीं था। इसलिए पुलिस उन तीनों के बारे में कड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो 3 लोग कौन थे। एक 22 साल का विशाल सिंह चौहान, एक 23 साल का आनंद कुर्मी और एक 19 साल का आकाश राजपूत। अब ये 3 लोग कौन थे ये पुलिस को भी मालूम नहीं था। इसलिए पुलिस उन तीनों को उनके घर से उठाते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। और जैसे ये खबर बाहर निकलती है कि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसके बाद ही यानी कि इंसिडेंट के 18 दिन बाद 8 जून को सोनम रघुवंशी अपनी फैमिली को फोन करती है और वो बताती है कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। दरअसल वो गाजीपुर के एक होटल से अपनी फैमिली को फोन करती है। उसके फोन करने के बाद ही उस होटल का ओनर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। उसके बाद पुलिस आती है और सोनम को अपने साथ लेकर जाती है। इधर मेघालय पुलिस भी उन तीनों लड़के से कड़ी पूछताछ कर रहे थे और जब उन तीनों लड़के के कॉन्टैक्ट को अच्छे से चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उन तीनों में एक नंबर कॉमन है जो कि किसी राज कुशवाहा की है और ये राज इंदौर का रहने वाला है। और जब उसे पकड़ा जाता है तो ये पता चलता है कि
राज कुशवाहा सोनम के पापा के फैक्ट्री में काम करता है और वो सोनम को भी बहुत अच्छे से जानता था और कुछ रिपोर्ट से ये पता चला कि उन दोनों का रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला था। अब सोनम भी मिल चुकी थी और राज कुशवाहा भी पुलिस की कस्टडी में था, तो इसलिए दोनों के साथ कड़ी पूछताछ की जाती है। सोनम ये बताती है कि उसका किडनैप हो गया था और वो किसी तरह से बच के बाहर आई है। वहीं पे राज कुशवाहा ये बताता है कि ये सारी प्लानिंग सोनम की थी और वही चाहती थी कि राजा रघुवंशी को मार दिया जाए। और जैसे ये बयान सोनम को पता चलता है तो सोनम अपना बयान तुरंत बदल देती है। वो फिर बताती है कि ये सारी प्लानिंग राज कुशवाहा की थी और उसने ही उसे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। वहीं पे उन लड़कों का बयान ये था कि उन्हें ऑर्डर्स राज कुशवाहा दे रहा था। तो यहाँ पे गलती इन पांचों की इक्वली है, तो सजा भी इन पांचों को इक्वली मिलनी चाहिए ताकि नेक्स्ट बार से लोग सोचे किसी को मारने से पहले या किसी को सुपारी देने से पहले। इन सबके चक्कर में एक ऐसे इंसान की मौत हो गई जिसकी कोई भी गलती नहीं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।